हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर सेकंड चल रहा था हमारा, तो उसमें हम पढ़ रहे थे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, चैप्टर जो था। और उसमें हमने पीछे पढ़ लिया था कि और आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं ये पार्ट 4 है हमारे वीडियो का। उससे पहले वाले हमने उसमें पढ़ा था जो विलीन के गुण हैं, निलंबन वगैरह, और जो कोलाइडल के गुण धर्म है, ठीक है, वो सब उसमें हमने देखा था। और आज का इस वीडियो जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कोलाइडल जो है उनका वर्गीकरण है वो किन आधार पे किया जाता है। और उसके बाद में हम उसमें कुछ टिंडल प्रभाव है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर उसमें एक छोटा सा टॉपिक है मिश्र धातुएं, तो उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में जो मिश्रण के घटकों का जो पृथक्करण होता है, जो मिश्रण जो हमारे पास है उनके घटक जो हैं उनको अलग करने की कौन कौन सी वर्तमान में जो विधियाँ प्रचलित हैं, उन विधियों को हम किस प्रकार से यूज़ करके उनके घटकों को पृथक्कृत कर सकते हैं, तो वो सब आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है कोलाइडल विलीन जो होता है उसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कोलाइडल जो विलीन है उसका वर्गीकरण हम प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के आधार पे कोलाइडल जो विलीन है उसका वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक सारणी के द्वारा इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। कोलाइडल के सामान्य उदाहरण, इसके द्वारा हम इसको एक्सप्लेन साथ साथ करते चले जाएंगे। तो इसमें देखो हमने लिया था प्रक्षिप्त प्रावस्था। प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? विलय के जो कण होते हैं वो, और प्रक्षेपण माध्यम में होता है जो विलय के कण है उसके आधार पर प्रक्षेपण माध्यम उसको परिभाषित हमने किया था। फिर जो प्रकार है तो प्रकार हमने लिख रखे हैं, और कौन कौन से उदाहरण हैं वो हमने यहाँ पे सब दर्शा रखे हैं। जैसे सबसे पहले प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो क्या है? द्रव है। और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? गैस। तो इसका जो प्रकार होता है वो एरोसोल होता है। तो इसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो क्या है? द्रव है। और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? गैस। इसका जो प्रकार है वो है एरोसोल, जिसका एक उदाहरण है कोहरा। कोहरा जो होता है, तो कोहरे के बारे में हमने देखा है, बादल जो होते हैं, कुहासा जो होता है, वो किसका उदाहरण है? द्रव का गैस में जो विलीन है या जो कोलाइडल है उसका एक उदाहरण है। द्रव का गैस में विलीन है पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखोगे कोहरा द्रव का गैस में। इसमें देखो द्रव है किस रूप में? विलय के रूप में। और जो गैस है वो किस रूप में है? विलायक के रूप में। तो हमें पता है कोहरे में जल वाष्प बहुत कम होती है और गैस अधिक है। तो द्रव है, कोहरे में द्रव क्या है? जल वाष्प, और गैस के रूप में आपको पता है। फिर बात आती है बादल की। बादल भी क्या है? द्रव का गैस में, एरोसोल कहलाता है। तो बादल में विलय के रूप में क्या है? द्रव है, और जो विलायक है उसके रूप में क्या है? गैस है। इसी प्रकार कुहासा में विलय के रूप में द्रव और विलायक के रूप में क्या होता है? गैस होता है। अब सेकंड जो इसका प्रकार है वो है ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन, जिसको भी क्या नाम दिया गया है? एरोसोल। जैसे धुआं। अब जो धुआं होता है इसमें जो प्रक्षिप्त प्रावस्था अर्थात विलय के कण हैं वो क्या है? आपको पता है धुएं के कार्बन के जो कण होते हैं वो किस रूप में है? ठोस रूप में। और गैस रूप में आपको पता है गैसें होती हैं मिक्स या मिश्रित। तो ये क्या है? ठोस का गैस में एरोसोल, जिसमें धुआं। स्वचालित वाहन का जो निथार है वो भी क्या कहलाता है? ठोस का गैस में विलयन या कोलाइडल। थर्ड जो है वो गैस का द्रव में विलयन, जिसको क्या कहते हैं? फोम कहते हैं। यहाँ पे गैस क्या है? विलय के रूप में, और द्रव क्या है? विलायक के रूप में। तो द्रव अधिक है फोम में, और गैस क्या है? कम। जैसे शेविंग क्रीम,
सेविंग जो क्रीम है इसमें देखो गैस विलेय है, कम मात्रा है, और द्रव्य विलायक है, इसकी क्या है, अधिक मात्रा है। जो सेविंग क्रीम के जो झाग बनते हैं, बात हो रही है उसकी। अगला जो हमारा है, जो 4 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है द्रव का द्रव में विलयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सन। द्रव का द्रव में विलयन क्या कहलाता है, इमल्सन। अब इसमें देखो विलय भी क्या है, द्रव, और विलायक भी क्या है, द्रव। जैसे दूध, दूध जो होता है उसमें विलय भी द्रव है और विलायक भी क्या है, द्रव है। इसी प्रकार जो फेस क्रीम आती है उसमें भी द्रव का द्रव में विलयन, फेस क्रीम लिक्विड के रूप वाली, उसकी बात हो रही है। फिर अगला जो हम पढ़ेंगे ठोस का द्रव में विलयन, जिसको क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। ठोस का द्रव में विलयन क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। अब इसमें देखो ठोस क्या है, विलय के रूप में, और द्रव क्या है, विलायक के रूप में। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जो कीचड़ है, तो कीचड़ में हमें पता है विलय क्या है, कम है, और विलायक क्या है, अधिक होते हैं। अगला हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो है गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में, यानी गैस विलय है और ठोस क्या है, विलायक है, तो हम इसको बोल सकते हैं फोम। तो जैसे फोम जो होता है, रबड़ स्पंज जो होता है, वो क्या है, गैस का ठोस में विलयन, या जिसको फ्यूमिस जो होता है उसमें, इस उदाहरण को हम देख सकते हैं। अगला जो हमारा है द्रव ठोस, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव है, अर्थात विलय क्या है, द्रव है, और विलाय क्या है, ठोस। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, जेल, इसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे जेली है, पनीर है, मक्खन है, तो इसमें द्रव क्या है, विलय, यानी द्रव की मात्रा इसमें आपको पता है कम होती है, लेकिन ठोस की मात्रा इसमें आपको पता है अधिक होती है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, जेली है, पनीर और मक्खन। इसी प्रकार अगला जो है वो है ठोस। परिक्षिप्त प्रावस्था के अंतर्गत क्या आता है, ठोस, और परिक्षेपण माध्यम है उसमें भी क्या है, ठोस। तो इसका एक उदाहरण है ठोस सोल, जिसका एक उदाहरण है जैसे रंगीन रत्न पत्थर जो होते हैं उसकी बात हो रही है। उसके बाद में आता है दूध या कांच, तो ये क्या है, ठोस का ठोस में विलयन। तो हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर विलयन जो है उनके कोलाइडल विलयन जो है उनके हमने सामान्य प्रकार हैं वो पढ़े, और इनके उदाहरण के द्वारा हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, तो सबसे पहले इस टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, ये हमें जानने की आवश्यकता है। तो टिंडल प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, वैज्ञानिक का नाम था टिंडल, तो उसका नाम जॉन टिंडल। तो अगला जो पॉइंट हमारा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जॉन टिंडल। और जॉन टिंडल ने एक प्रयोग के आधार पर इस टिंडल प्रभाव है उसकी क्या की थी, व्याख्या की थी। तो प्रयोग हम देखेंगे, उससे पहले हमें इसकी परिभाषा है वो जानना आवश्यक है। तो टिंडल प्रभाव कहते किसे हैं, तो इसके लिए है कि जब प्रकाश की किरणों को, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडल विलयन में, यानी टिंडल ने कोलाइडल विलयन के आधार पर टिंडल प्रभाव दिया था। जब प्रकाश की किरणों को कोलाइडल विलयन से गुजारा जाता है, कोलाइडल विलयन से गुजारा जाता है, तो जो प्रकाश है उसका पथ जो होता है वो हमें दिखाई देता है और प्रकाश पुंज फैल जाता है। तो
प्रकाश पुंज फैल जाने के कारण हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं कि जब प्रकाश को कोलाइडल विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का पुंज है वो फैल जाता है और जो प्रकाश का मार्ग जो है वो हमें दिखाई देता है। तो ये प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था सामान्य, जैसे दो विलयन है वो ले लिए, दो विलयन है उन्होंने ले लिए। सबसे पहले विलयन जो लिया उन्होंने वास्तविक विलयन, और सेकंड उन्होंने लिया था कोलाइडल विलयन। इसके लिए उन्होंने एक प्रकाश स्रोत माना या प्रकाश स्रोत जैसे बैटरी ले ली, ठीक है। बैटरी से प्रकाश इस विलयन पे आपतित किया, बैटरी से जो प्रकाश है वो इस विलयन पे आपतित किया। सबसे पहले किस पे आपतित किया गया? वास्तविक विलयन। और वास्तविक विलयन पे जब आपतित किया गया तो ये प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई नहीं देता है। यानी ये जैसे विलयन था इसमें प्रकाश का पथ हमें दिखाई नहीं देता है, अर्थात प्रकाश जो है वो गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब ये प्रकाश जो है वो किससे गुजरेगा? कोलाइडल विलयन से। और कोलाइडल विलयन से जब ये प्रकाश गुजरता है तो हमें प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई देता है। जैसे प्रकाश का पथ है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये प्रभाव क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब प्रकाश को कोलाइडल विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ जो है वो दिखाई देता है। इस प्रभाव को जॉन टिंडल ने अपने नाम के आधार पे क्या नाम दिया था? टिंडल प्रभाव है, उसका नाम उन्होंने दिया था। अब कुछ इसके उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण हम इसमें मानते हैं कि जब अंधेरे कमरे में एक छिद्र से आता हुआ प्रकाश, अंधेरे कमरे में एक सूक्ष्म छिद्र से आता प्रकाश, जब अंधेरे कमरे में एक सूक्ष्म छिद्र से जो प्रकाश आता है तो उसमें हम टिंडल प्रभाव है उसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब जैसे मान लो एक कमरा है, इस कमरे में एक सूक्ष्म छिद्र है, अब इधर से प्रकाश आता है इस प्रकार। तो जब प्रकाश इस छिद्र के द्वारा बंद कमरे में प्रवेश करता है तो हमें इस प्रकाश का जो पथ है या जो मार्ग है वो दिखाई देता है। तो दिखाई देने के कारण यहाँ पे कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश में धूल कण और कार्बन के कण जो हैं वो फैलते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये एक सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो हम अंधेरे कमरे में एक सूक्ष्म छिद्र से आते हुए प्रकाश में टिंडल जो प्रभाव है वो देख सकते हैं। अगला इसका उदाहरण हम लेते हैं, सेकंड इसका जैसे उदाहरण है, जैसे हमारी जो पुतलियों का रंग होता है, सेकंड
पुतलियों का रंग, पुतलियों का जो रंग होता है वो भी हमें किसके कारण दिखता है? टिंडल प्रभाव के कारण ही दिखाई देता है। जैसे जब हमारी पुतलियों पर जो प्रकाश आपतित होता है, जब हमारी जो पुतलियां हैं, आंखों की जो पुतली है या जिसको हम तारा बोलते हैं, उसके ऊपर प्रकाश आपतित होता है तो जो निलंबित कण होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे निलंबित कण, छोटे छोटे निलंबित किसके कण? धूल मिट्टी, वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं? टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे पुतलियों का जो रंग है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला इसका उदाहरण आता है, जैसे घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है। घना जंगल है तो घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणों का गुजरना, सूर्य की किरणों का गुजरना, तो उस स्थिति में भी हम क्या देख सकते हैं? टिंडल प्रभाव है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं कि जब जंगल का आच्छादन यानी जंगल काफ़ी घना हो तो उनकी जो पत्तियां हैं, जंगल में जो पेड़ों की पत्तियां हैं, उन पत्तियों से जब प्रकाश की किरणें हैं वो आती है तो उस स्थिति में हम टिंडल प्रभाव वो देख सकते हैं। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे जंगल है तो जंगल में कई सारे पौधे हैं, सूर्य की प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडल के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं वो सूक्ष्म कण क्या करते हैं? प्रकाश का जो मार्ग है उसको क्या कर देते हैं? फैला देते हैं, और फैला देने से हमें वहाँ पर जो टिंडल प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने टिंडल प्रभाव है उसको परिभाषित किया, और परिभाषित के आधार पे हमने कुछ उदाहरण के द्वारा इस टिंडल प्रभाव को देखा। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है एक छोटा सा है मिश्र धातु। अगला जो टॉपिक है हमारा मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिस मेटल जिसको हम सामान्यतः कहते हैं। अब मिश्र धातु है, इसको हम किस प्रकार से जो है वो परिभाषित कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि धातुओं का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है, जिसमें जो धातुएं हैं वो दो हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है, जिसके बारे में हम उदाहरण के द्वारा पढ़ने वाले हैं। अब ये जो मिश्र धातु है, इनके जो अवयव होते हैं इनको भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जो मिश्र धातु के अवयवों को भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने मिश्र धातु बना दी, जैसे हमने पीतल और कांसा, इसके उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। कॉपर प्लस जिंक और कॉपर प्लस टिन, ये जब धातुएं आपस में मिलती है, कॉपर प्लस जिंक, तो पीतल का निर्माण होता है, और कॉपर प्लस जो टिन होता है उससे कांसे का निर्माण होता है। अब हमने कॉपर और जिंक को निश्चित अनुपात में मिला दिया तो कॉपर और जिंक आपस में मिलकर एक मिश्र धातु, एक नया धातु का रूप तैयार हो गया, जिसे पीतल बोलते हैं। अब इस पीतल में से हम कॉपर और जिंक को भौतिक विधि द्वारा या भौतिक क्रिया द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें एक जो बातें और ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो मिश्र धातु है वो क्या करती है, पृथक पृथक संगठन में इसमें अपने गुण व्यवस्थित होते हैं। पृथक पृथक संगठन में
धातुओं को मिश्रित किया जाता है, धातुओं को मिश्रित किया जाता है। पृथक पृथक संगठन में धातुओं को मिश्रित किया जाता है, यानी धातुओं का जो संगठन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने मिश्र धातु है उसको परिभाषित किया कि मिश्र धातु क्या है, समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। और जब मिश्र धातु बन जाती है उसके बाद इनके अवयवों को भौतिक क्रिया के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे पीतल है वो कॉपर प्लस जिंक और कांस्य है कॉपर प्लस टिन, जब इनको मिश्रित करते हैं तो इन मिश्र धातुओं का निर्माण जो है वो कर लिया जाता है। उसके बाद में हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और इसके अधिक जो विधियां हैं उसके बाद में हम उनका जो विस्तृत विवरण है वो अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले इसके बारे में बेसिक जो है उसका जान लेते हैं। तो है मिश्रण के घटकों का, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण है। तो मिश्रण के जो घटक है उनको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो मिश्रण के घटकों को प्रयोग में सुगमता के लिए, यानी प्रयोग अच्छे तरह से कर ले, प्रयोग की सुगमता के लिए, सुगमता के लिए मिश्रण के घटकों को क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। प्रयोग की सुगमता के लिए और उनके संबंध में जानकारी के लिए, उनके संबंध में जानकारी के लिए मिश्रण के जो घटक है उनको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। प्रयोग की सुगमता और उनके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मिश्रण के घटकों को क्या करना है, पृथक करना आवश्यक होता है। अब मिश्रण के जो घटक है उनको पृथक करने की अनेक विधियां प्रचलित है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए अनेक विधियां प्रचलित है, जिनमें से कई मिश्रण ऐसे होते हैं जैसे समांगी मिश्रण है, उनको हम कौन कौन सी विधियों से पृथक कर सकते हैं। विषमांगी जो मिश्रण है उनके लिए हम पृथक करने के लिए कौन कौन सी विधियां जो है वो अपना सकते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम जो विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में जो घटक है, विषमांगी मिश्रण में घटकों को पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए विषमांगी मिश्रण में घटकों को पृथक करने के लिए कुछ प्रचलित विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है जो है हाथ से चुनकर, हैंड कीपिंग, हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर। जैसे मान लो कोई अनाज है उसमें कंकड़ डले हुए हैं तो उनको हाथ से चुनकर हम आसानी से पृथक जो है वो कर सकते हैं। सेकंड हमारी जो विधि है छन्नी से छानकर, छन्नी से छानकर, छन्नी से छानकर। तो इसके लिए जैसे जो आटा है आटे से चोकर को पृथक करते हैं, आटे से चोकर को इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। हाथ से चुनकर जैसे अनाज से कंकड़ पत्थरों को, कंकड़ पत्थरों के जो टुकड़े हैं को अलग करने में हाथ से चुनकर विधि का उपयोग करते हैं। और छन्नी से छानकर हम आटे से चोकर को आसानी से पृथक जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है वो आती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं, कुछ मिश्रण ऐसे हैं जिनको विशेष तकनीक से भी पृथक करते हैं। अब जैसे ये तो सामान्य है जिसको हमने, जैसे मान लो गेहूं के अंदर कुछ कंकड़ गिर गए हैं, उसको हमने हाथ से चुन चुन के क्या कर दिया, अलग कर दिया। छन्नी से छानकर जैसे आटा है वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ है तो उसको हमने छन्नी से छाना तो ऊपर जो चोकर है वो तो अलग हो जाएगा और जो आटे के कण वो नीचे अलग हो जाएंगे, तो इसको हम कर सकते हैं। लेकिन कई मिश्रण ऐसे हैं जिनको पृथक कैसे करें। जैसे मान लो दूध है,
अब दूध है तो दूध में आपको पता है ये क्या है, कोलाइडल विलयन है। दूध क्या है, कोलाइडल है। या जैसे मान लो आपको दे दिया दही, अब दही भी यहाँ पे क्या है, कोलाइडल है। अब इससे आपसे पूछा जाए कि भाई इसको अलग करो, हमें मक्खन है, मक्खन वो अलग करके दिखाओ। दही आपको दे दिया कि भाई अब इससे क्या करो, मक्खन है उसको अलग करो, तो कैसे करोगे? तो भाई सीधी सी हमने पढ़ी अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये विधि अपनाएंगे और ये विधि अपनाते मक्खन अलग हो जाएगा और जो छाछ है दही से वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार कुछ विशेष मिश्रण ऐसे हैं जिनको पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, अपकेंद्रणीय विधि है उसका जो उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज मिश्रण के घटकों का पृथक्करण किया, एक बेसिक है वो अध्ययन किया। उसके बाद में हमने कोलाइडल विलयों का वर्णन भी देखा, उसके अंतर्गत टिंडल प्रभाव है वो देखा, और लास्ट में हमने जो मिश्र धातु है उसको भी शॉर्ट में कुछ देखा, और जो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के कुछ विधियां हैं अंत में हमने उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की। और आगे जो प्रमुख विधियां हैं जिनकी विस्तृत चर्चा हम अगले जो वीडियो हमारा आएगा उसके अंदर हम करने वाले हैं।